वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये जो आपके पास वीडियो है ये इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसकी कंटिन्यूएशन है आपके पास। पहले लेक्चर के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो बायोलॉजी होती है दैट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ लाइफ। मैंने आपको ये बताया था कि बायोलॉजी के आपके पास 3 मेजर डिवीजन्स होते हैं। एक आपके पास बॉटनी होता है, आपके पास ज़ूलॉजी होता है और आपके पास माइक्रोबायोलॉजी होता है। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया था। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था, हम लोगों ने एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हम लोगों ने टेक्सोनॉमी और हम लोगों ने सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया था। ये जो आपके पास वीडियो है ये उन्हीं ब्रांचेस की कंटिन्यूएशन के बारे में है। आपके पास एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जिसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ये जो पेलियो का टर्म होता है ये एंशियंट या जो आपके पास ओल्ड चीज़ें होती हैं उसको रेफर कर रहा होता है। सो पैलियोंटोलॉजी इसका मतलब ये है कि पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो एंशियंट या जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अभी पैलियोंटोलॉजी को अगर आप लोग डिफाइन करते हैं, सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। अभी फॉसिल्स किन चीज़ को कहा जाता है? आपके पास जो ऑर्गेनिज्म बहुत पहले प्रेजेंट थे उनके जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स आपके पास होते हैं, मतलब उनकी आपके पास बोन्स अवेलेबल हैं या उसके कोई दूसरे पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं और वो आपके पास प्रिजर्व्ड फॉर्म में हैं, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। उन फॉसिल्स को जब आप लोग स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सो सिंपली अगर आप लोग देखते हैं तो पैलियोंटोलॉजी जो आपके पास होता है दिस इज़ द स्टडी ऑफ द एंशियंट लाइफ। जो लाइफ आपके पास गुजर चुकी है, जो ऑर्गेनिज्म आपके पास गुजर चुके हैं उनको जब आप लोग स्टडी करते हैं उनको आप लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म के आपके पास बोन्स अवेलेबल हैं या उनके शेल्स आपके पास अवेलेबल हैं या कोई प्लांट है उसके लीव्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसको जब आप लोग स्टडी करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ये जो आपके पास पैलियोंटोलॉजी होती है इसको हम लोग 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास ग्रुप होता है जिसको पैलियोबॉटनी कहा जाता है, और चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बॉटनी आपके पास होती है ये हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहते हैं और पैलियो हम लोग एंशियंट चीज़ों को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स करते हैं उसको पैलियोबॉटनी कहा जाता है। मतलब आप लोग प्लांट्स के जब फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उसको पैलियोबॉटनी कहा जाएगा। दूसरा जो आपके पास इसका सब टाइप होता है आपकी पैलियोंटोलॉजी का, उसको पैलियोज़ूलॉजी कहा जाता है। और ज़ूलॉजी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं उसको हम लोग ज़ूलॉजी कहते हैं। तो जो आपके पास पैलियोज़ूलॉजी होगा दिस विल बी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। अगर आप लोग एनिमल के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर पैलियोबॉटनी की फील्ड को हम लोग पैलियोज़ूलॉजी कहेंगे। आपके पास बायोलॉजी के अंदर एक और फील्ड होती है जिसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, इम्यूनोलॉजी जो आपके पास होता है जब आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का जो डिफेंस का सिस्टम होता है उसको आप लोग स्टडी करते हैं उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब ह्यूमन बीइंग्स को किसी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ को काज करते हैं, आपका जो डिफेंस या जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो इन ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह डील करता है, मतलब वो उनको किस तरह कवर कर रहा होता है। आपकी इम्यूनोलॉजी के अंदर आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपके पास एक एग्जांपल हो सकती हैं कि जब डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज़ उन डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा होता है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब कोई डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आता है
आपके वाइट ब्लड सेल उन डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह किल कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। आपके पास एक और फील्ड होती है बायोलॉजी की जिसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये जो एंटोमोन का टर्म होता है ये इंसेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और लॉजी का जो टर्म होता है वो स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एंटोमोलॉजी के अंदर आप लोग इंसेक्ट्स को जाके स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बीज हैं, हनी बीज हैं आपके पास, उनको जब आप लोग स्टडी करते हैं कि वो आपके पास हनी को किस तरह बना रहा होता है, आपकी बीज का से फॉर एग्जांपल जो मैकेनिज्म ऑफ हनी प्रोडक्शन होता है वो किस तरह होता है, वो आप एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। आपके पास बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं आपके पास, उनके बारे में जब आप लोग स्टडी करते हैं वो भी आप लोग एंटोमोलॉजी ही के अंदर जाके कर रहे होते हैं। एक और फील्ड जो आपके पास बायोलॉजी की होती है उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। अभी जेनेटिक्स जो आपके पास होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन ये जो आपके बुक के अंदर डिफिनीशन है ये बड़ी सिंपल डिफिनीशन है कि जब आपके पास पेरेंट से बच्चों में जाके कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसको आप लोग जेनेटिक्स कहते हैं कि पेरेंट से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स के अंदर आप लोग जीन्स को स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर आप लोग जेनेटिक वेरिएशन को भी स्टडी करते हैं। मायोसिस आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होती है और वो वेरिएशन फिर जाके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है। आपके पास ये जो हेरेडिटी का टर्म होता है ये एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को रेफर करता है। तो हेरेडिटी को अगर आप लोग हेरेडिटी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स किस तरह जाके ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है इसको हेरेडिटी कहा जाता है। सो ये जो हेरेडिटी होती है ये जेनेटिक का सिर्फ एक पार्ट होता है। जेनेटिक्स के अंदर आप लोग जेनेटिक वेरिएशन को भी जाके स्टडी कर रहे होते हैं और आप लोग जीन्स को भी जाके स्टडी कर रहे होते हैं। एक और जो आपके पास फील्ड होती है बायोलॉजी की, ये आपके पास एक नई फील्ड है जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी जो आपके पास है यहाँ पे अगर आप लोग इसके नाम को देखते हैं, दिस इज़ बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन आपके पास एक टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। तो जब आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी के तौर पे यूटिलाइज करते हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। जब आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए यूटिलाइज करते हैं, ये जो आपके पास फील्ड होती है इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को भी यूटिलाइज कर सकते हैं या उस ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को भी जाके यूटिलाइज करते हैं। दोनों केसेस में जो एडवांटेज होता है वो ह्यूमन बींग्स को होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए, या आप लोग एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए, या आप लोग इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका फ़ायदा ह्यूमन बींग्स को होता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं या डिफरेंट किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जाके इन चीज़ों को बना रहे होते हैं और फिर इनको हम लोग जाके वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं। एक और जो आपके पास फील्ड होती है बायोलॉजी की उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। ये जो आपके पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी होती है दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अब ये जो इंटर रिलेशनशिप है इसका मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। तो इंटर का जो मतलब होता है इसका मतलब ये है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट के अंदर एयर प्रेजेंट है,
एयर आपके पास प्रेजेंट है, उस एयर का उस एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और उन एनिमल्स का उस पर्टिकुलर एरिया के एयर के ऊपर जाके क्या इम्पैक्ट है। या वाटर आपके पास प्रेजेंट है, वाटर उन एनिमल्स के लिए उनका इम्पैक्ट किस तरह उन एनिमल्स के ऊपर होता है, या वो जो आपके पास एनिमल्स होते हैं उनका उस वाटर के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होता है। सो सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको आप लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जाके पढ़ रहे होते हैं। सो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एयर, वाटर एंड एनिमल्स। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ किस तरह जाके इंटरेक्शन कर रही होती हैं और इनका एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। आपके पास एक और फील्ड होती है बायोलॉजी की जिसको पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। और ये जो आपके पास पैरासिटोलॉजी होती है, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द पैरासाइट्स, देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि आपके पास जो पैरासाइट्स हैं ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन पैरासाइट का जिस ऑर्गेनिज्म को या जिस होस्ट को जाके वो इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या असर होता है, और इस पैरासाइट और होस्ट का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पैरासिटोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। या आप लोग ये कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। के पैरासाइट को आप लोग स्टडी करते हैं और उन पैरासाइट्स का जिस होस्ट को जाके वो इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या असर होता है। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने होस्ट को नेगेटिवली जाके अफेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब इन पैरासाइट्स का होस्ट के ऊपर जो असर होता है वो नेगेटिव होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जाके मलेरिया को काज कर रहा होता है। तो पैरासिटोलॉजी के अंदर आप लोग ये पढ़ते हैं कि ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया किस तरह काज करता है और उस मलेरिया का ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। इसी तरह लेशमीनिया की अगर आप लोग एग्जांपल लें, वो आपके पास एक स्किन इन्फेक्शन होता है। जो लेशमीनिया होता है वो ह्यूमन बींग्स का जो स्किन होता है उसको वो किस तरह अफेक्ट कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पैरासिटोलॉजी के अंदर जाके पढ़ रहे होते हैं। आपके पास एक और फील्ड होती है बायोलॉजी की जिसको सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। और सोशियो बायोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स सच एज द ह्यूमन, बीज एटसेट्रा। मतलब आपके पास ह्यूमन बींग्स हैं, बायोलॉजी का इन ह्यूमन बींग्स का जो सोशल बिहेवियर होता है उसके ऊपर क्या असर होता है। या जो आपके पास बीज होती हैं, ये ह्यूमन बींग्स को अगर आप लोग देखते हैं वो आपके बायोलॉजी के अंदर आते हैं क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बीज को अगर आप लोग देखते हैं वो आपके बायोलॉजी के अंदर आते हैं। सो आपके पास जो बायोलॉजी होती है वो इन ऑर्गेनिजम्स का जो सोशल बिहेवियर होता है उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है, इसको सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। सोशियो बायोलॉजी जो होता है इट इन्वेस्टिगेट्स द बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द एनिमल्स लिविंग इन द सेम एरिया। फॉर एग्जांपल आपके पास ह्यूमन बींग्स हैं, वो बीज को पाल रहे हैं। वो बीज को इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि बीज जो आपके पास होता है वो आपके पास हनी को जाके प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जो आपके पास बीज होते हैं ह्यूमन बींग के साथ, ह्यूमन बींग्स उन बीज के साथ इंटरेक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। बीज को फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो जाके आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। तो सोशियो बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी का एनिमल्स के सोशल बिहेवियर के ऊपर जो असर होता है वो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। आपके बुक के अंदर आखिरी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो फार्माकोलॉजी है। और फार्माकोलॉजी जो आपके पास होती है दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी के अंदर सबसे पहले आप लोग ये देखते हैं कि जो आपके पास ड्रग्स होते हैं वो आप लोग किस तरह बनाते हैं। ड्रग को जब आप लोग बना लेते हैं और ह्यूमन बींग्स जाके उसको ले लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो जो ड्रग होता है उसकी ब्रेक डाउन किस तरह होती है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जब एक ड्रग आ जाता है
वो एक डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। वो जो आपके पास ड्रग है, जब वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, वो अपने टारगेट तक किस तरह पहुंचता है। तो ये जो सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, ये आप लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स को आप लोग बनाते किस तरह हैं, उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर रहा है, वो ड्रग अपने पर्टिकुलर टारगेट तक किस तरह पहुंचता है। लाइक आप लोग जितने भी टैबलेट्स लेते हैं वो आप लोग मुंह से जाके लेते हैं, लेकिन हर एक जो ड्रग होता है उसका जो एक्शन होता है वो डिफरेंट जगह पे होता है। कुछ ड्रग का जो एक्शन होता है वो लिवर के ऊपर होता है, अगर वो ड्रग आपके लिवर के किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए है। उस ड्रग का अगर आपके पास वो ड्रग आप लोग इसलिए ले रहे हैं कि आपकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो ड्रग किडनी के अंदर किस तरह पहुंचता है। सिमिलरली ये जो आप लोग ड्रग्स लेते हैं, इसका आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको साइड इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल दूं, जब आप लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डिफरेंट लोगों के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरिया हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नौजिया हो जाता है, किसी का दिल जाके ख़राब हो जाता है, किसी के मुंह का जायका जाके ख़राब हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो अपने टारगेट तक किस तरह पहुंचता है और उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।